दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जो 10वीं की इकाई है, उनमें जो एक रचना है माटी की मूर्तें, उनके जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनकी जो रचना माटी की मूर्ति शामिल किया गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनके पूरे साहित्य को देखना है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके पूरे साहित्य को और देखते हैं कि इनकी जो साहित्य है उनको याद करने का ट्रिक्स और साथ में माटी की मूर्ति का कुछ प्रमुख अंश। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म हुआ है वो 1899 ईस्वी में हुआ है। 1899 में हुआ है और इनका जो जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर बिहार। और हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि मैम आप कहाँ की हो, तो दोस्तों मैं मुजफ्फरपुर बिहार की ही हूँ, जहाँ की ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी है मुजफ्फरपुर बिहार, वहीं की मैं भी हूँ। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। ये शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, यानी कि जो शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके युग के बाद जो हमारा शुक्लोत्तर युग जो शुरू हुआ है उसके अंतर्गत ये बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और जयप्रकाश नारायण से हम सभी जानते होंगे जो हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाए हैं जो जयप्रकाश नारायण एवं गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए थे। ये जयप्रकाश नारायण और गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो उनका जो रोल था, महत्वपूर्ण जो भागीदारी था, उनसे ये बहुत ही प्रभावित हुए थे और इन्होंने भी जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें ये भाग लेने लगे थे। इसीलिए उन्होंने कई बार लगभग 6 बार जेल में भी गए हैं। और माटी की मूर्ति, जब ये जेल में ही थे तभी उन्होंने माटी की मूर्ति लिखा हुआ है। जो इनका जो रेखा चित्र है माटी की मूर्ति, तो इन्होंने जेल में ही लिखा है। और इन्हें कलम का जादूगर भी कहते हैं, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, जबकि कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी और कलम का सिपाही प्रेमचंद्र। और बेनीपुरी जी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया। ये किसने बताया? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि बेनीपुरी जी की जो लेखनी है वो फौलाद उगलने वाली है एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनके उपन्यास। इनके 2 ही उपन्यास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहला है पतितों के देश में और जो दूसरा है कैदी की पत्नी। इनकी 2 कहानी भी है जो भी बहुत प्रसिद्ध है, चिता के फूल और उस दिन झोपड़ी रोई। और इनके 2 निबंध है, गेहूं बनाम गुलाब और जो दूसरा है बंदे बानी विनायको। इनका जो रेखा चित्र है माटी की मूर्ति जो 1946 ईस्वी में आई है और हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में इसे जो हमारी 10वीं की इकाई है उसमें माटी की मूर्ति को शामिल किया गया है। और जो देखते हैं इनका यात्रा वृतांत वो है पैरों में पंख बांधकर। और जो दूसरा है उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इन सबको आपको याद कैसे करना है। पहले इतना को याद करना देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके नाटक और जीवनी पे जाएंगे। तो जो सबसे पहले है उपन्यास, जो उपन्यास है पतितों के देश में और कैदी की पत्नी। तो इसको याद रखेंगे कि बेनीपुरी के देश में बेनीपुरी के देश में पत्नी कहानी सुना रही थी। पत्नी कहानी सुना रही थी कि चिता के फूल झोपड़ी में निबंध बनकर गुलाब विनायक को चढ़ाया।
दोस्तों बेनीपुरी से तो हो जाएगा बेनीपुरी। और दोस्तों ये बेनीपुरी जो इनका गांव का जो नाम था बेनीपुर, तो बेनीपुर को ही इन्होंने अपने टाइटल लगा लिया था। जो सरनेम है इनका बेनीपुरी नहीं है, इन्होंने अपने गांव के नाम पे ही अपना इन्होंने टाइटल लगा दिया रामवृक्ष बेनीपुरी, ये हो गया। तो बेनीपुरी से आपको याद रखना है बेनीपुरी, बेनीपुरी। और देश, देश से याद रखना है पतितों के देश में, देश में पत्नी में, पत्नी से याद रखना है कैदी की पत्नी। उसके बाद एक कहानी सुना रही थी, कहानी से हो जाएगा इनकी जो कहानी है वो कहानी सुना रही थी कि चिता के फूल, चिता के फूल इनकी कहानी है। और झोपड़ी में, झोपड़ी से हो जाएगा उस दिन झोपड़ी। निबंध बनकर, निबंध से याद रखना है कि ये निबंध है क्या, गुलाब, गुलाब यानी कि गेहूं बनाम गुलाब। और विनायक, विनायक को चढ़ाया, विनायक से हो जाएगा बंदे बानी विनायक को। तो इस तरह दोस्तों इनका उपन्यास, इनका कहानी और इनका निबंध, ये तीनों जो इनका जो ये जो तीनों है, उपन्यास, कहानी और निबंध, ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। साथ में ये भी मैंने बता दिया है कि कौन सा क्या है। तो फिर से देख लेते हैं कि बेनीपुरी के देश में पत्नी कहानी सुना रही थी कि चिता के फूल, झोपड़ी में निबंध बनकर गुलाब, विनायक को चढ़ाया। तो इससे दोस्तों आपको इन तीनों रचना याद हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों देख लेते हैं माटी की मूर्ति, तो हमें याद ही है कि जो ये इनका रेखा चित्र है। उसके बाद है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत दोस्तों हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, पैरों से जाते हैं, और नहीं तो पैरों से जाते हैं और क्या करते हैं, जैसे हम गाना गाते हैं कि पंख होते तो उड़ जाते, तो उसी प्रकार है कि पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो। इसे जब इसे हम याद रख लेंगे कि पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते, उड़ जाते, तभी तो हम कहीं यात्रा करते, उड़ जाते। जाते से आपको याद हो जाएगा कि ये यात्रा वृत्तांत है, और पंख से याद हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर, और उड़ से हो जाएगा उड़ते चलो, उड़ते चलो। तो इस तरह दोस्तों इनका यात्रा वृत्तांत हो गया। अब इनका नाटक देखते हैं। जो इनका नाटक है, जो सबसे पहले है अम्बपाली, दूसरा है सीता की माँ, तीसरा है संघमित्रा, चौथा है अमर ज्योति, पांचवा है नई नारी, छठा है सिंहल विजय, और सातवां है राम राज्य, और आठवां जो है वो गांव का देवता है। तो अब देखते हैं दोस्तों इनको कैसे याद करना है, इनके नाटक को। तो आपको याद करना होगा कि बेनीपुरी के नाटक में, बेनीपुरी के नाटक में अम्बपाली सीता की माँ बनी थी। बेनीपुरी के नाटक में अम्बपाली सीता की माँ बनी थी। उसके बाद दोस्तों हम सभी जानते हैं जो संघमित्रा है वो अशोक, जो हमारे जो राजा हुए चक्रवर्ती अशोक, उनकी बेटी हुई है। वो कहाँ गई थी, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को श्रीलंका भेजे, जो राजा थे अशोक, उन्होंने भेजा था। तो वहीं से आपको ये याद करना है कि जो संघमित्रा ज्योति लेकर, संघमित्रा जो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए वहां पे भेजे थे अशोक ने, तो वहां से आप याद करना होगा कि संघमित्रा ज्योति लेकर नई सिंहल देश गए, नई सिंहल देश गए, यानी कि संघमित्रा अमर ज्योति, नई नारी, और सिंहल देश से सिंहल विजय, सिंहल जो श्रीलंका गई थी। तो संघमित्रा ज्योति लेकर नई सिंहल देश गई। जब वहां श्रीलंका जब वो गई तो वहां पे क्या देखी कि राम राज्य स्थापित हो गया है, और गांव का जो देवता है वो राम जी को ही बना दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए जो सिंघल जब गई तो वहां पे राम राज्य था, और गांव का देवता राम जी को ही बनाया हुआ था। तो यहाँ से इसको ऐसे याद करना है कि बेनीपुरी के नाटक में अम्बपाली सीता की माँ बनी हुई थी, संघमित्रा ज्योति लेकर नई सिंघल देश गई, और जब वहां गई तो वो देखती है कि जो सिंघल देश है वहां पे पूरा में राम राज्य छाया हुआ है, और वो गांव के देवता बने हुए हैं। तो इसको आप जब एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि संघमित्रा कहाँ गई, ज्योति लेकर नई सिंघल देश गई, और जहाँ पे वो जाकर क्या देखी कि वहां पे तो पूरा राम राज्य फैला हुआ है, और जो राम जी है वो गांव के देवता बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने संपादन जो किया है वो विद्यापति की पदावली का, इन्होंने जो विद्यापति है उनकी जो रचना है पदावली, उनका इन्होंने संपादन किया है। उसके बाद इनकी जीवनी देखते हैं। इन्होंने 3 जीवनी लिखी है, एक सरदार पटेल पर जो 1948 में लिखी है, एक कार्ल मार्क्स का जो 1951 में, और जो एक है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ये तो इनका जो हो गया संपूर्ण साहित्य। अब देखते हैं जो इनकी रचना यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, माटी की मूर्ति, उसके बारे में देखते हैं। माटी की मूर्ति में
लगभग 12 रेखा चित्र है, लगभग नहीं 12 रेखा चित्र हैं ही, 12 रेखा चित्र हैं। और तो देखते हैं कि इन जो 12 जो रेखा चित्र है इसमें इन्होंने क्या खास लिखा है, एक संक्षिप्त विवरण। इसका पूरा विवरण मैं अपने नोट से कल के वीडियो में दूंगी। आज मैं बस आपको याद दिलाने के लिए, याद करवाने के लिए छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको मैं आज बता देती हूँ। जो सबसे पहले है रजिया। तो जो रजिया है ये एक जो मुस्लिम चूड़ी हारिन थी, चूड़ी हारिन यानी कि चूड़ी बेचने वाली। तो बेनीपुरी जी का जो मुलाकात उससे जब उस समय हो गया जब बेनीपुरी जी भी बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे, और रजिया भी अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने आती थी। तो उनसे रजिया से इनका संबंध जितना आत्मीय बन गया था कि न तो वो दोस्ती के दायरे में आता था न ही प्यार के दायरे में है। और इन्होंने रजिया से जो इनका संबंध रहा है वो बचपन से लेकर रजिया के मरने से थोड़ी समय पहले तक का इन्होंने यहाँ पे विवरण किया है रजिया के रेखा चित्र में। और जब माटी की मूर्ति का जब संस्करण निकला था, पहला संस्करण, तो उसमें रजिया नहीं थी, बाकी जो ये 11 थे वो थे। जब दूसरा संस्करण निकला माटी की मूर्ति में तो उसमें रजिया जोड़ दिया गया। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि पहले संस्करण में कौन सा रेखा चित्र नहीं था। तो रेखा चित्र जो रजिया है वो पहले संस्करण में नहीं थी, ये दूसरे संस्करण में इसको बेनीपुरी जी ने जोड़ा है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं बलदेव। तो जो बलदेव इनके मामा के गांव का था कि जो एक जब बलदेव के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो माँ रहती है बलदेव की माँ, वो अपने बेटा बलदेव को लेके अपने मैके चली जाती है। तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि बलदेव एक पहलवान बन जाता है, वो कुश्ती करते रहता है, और उसके जो गांव के आदमी रहते हैं उसको बुला लेते हैं कि मुझे किसी से झगड़ा करना है, तुम आओ। ये बलदेव आता है और उस जो झगड़ा में ये मारा जाता है। तो बलदेव के बारे में उन्होंने यही लिखा है। और इसमें और सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगी अपने नोट से, क्योंकि उसे यहाँ पे पढ़ाना संभव नहीं है। उसके बाद दोस्तों है सरजू भैया। सरजू भैया जो बेनीपुरी जी के जो गांव में ही बगल के ही भैया थे, बगल के ही आदमी थे, जो कि इसका उन्होंने यहाँ पे विवरण किया कि वो बहुत ही दुबले पतले हैं और बहुत ही दुबले पतले आदमी हैं, और इनसे इनका रिश्ता कुछ गहरा हो गया था, इसीलिए उन्होंने सरजू भैया को लिया है। उसके बाद जो चौथा है मंगर। दोस्तों मंगर जो माटी की जो राम वृक्ष बेनीपुरी है उनके गांव का हरवाहा था। हरवाहा यानी कि हरवाहा मतलब कि जो हल से खेत जोतता है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे चर्चा किया है कि वो बहुत ही मेहनती था और जो अपने स्वभाव से बहुत कड़ा था। यानी कि जब उसे जैसे हमारे यहाँ गांव देहात में जब कोई हरवाहा जब खेत में काम करता है तो उसे खाना दिया जाता है, तो इसे वो खाना ना अच्छा चाहिए था, इसे मतलब रूखा सूखा खाना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जैसे कुछ लोग होते हैं बस रोटी दे दिए, नमक मिर्च या फिर प्याज दे दिए, तो यहाँ पे वो मंगर वो खाना नहीं खाता था, इसे बढ़िया खाना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने यही दिखाया है मंगर में। उसके बाद आ जाता है रूपा की आजी। रूपा की आजी में मतलब रूपा की आजी मतलब हो जाता है दादी। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रूपा की जो आजी थी, यानी कि आजी थी, वो जब अपने शादी करके आई तभी उसके सास ससुर मर गए। फिर मतलब उसके फिर बेटा बहू धीरे धीरे सब मर जाते हैं उसके परिवार में, सिर्फ ये रूपा की आजी ही बचती है और रूपा ही बचती है। तो जितने भी आस पड़ोस के जो हमारे आस पड़ोस के जो आदमी सब थे, जो समाज था, वो इसे मतलब डायन कहते थे। जैसे कि हमारे जानते हैं कि हमारे भारत में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है, तो वहीं पे इसे डायन बताते थे, सब इसे डायन करके चिढ़ाते थे। और अंत में क्या करती है रूपा की आजी, कुएं में कूद के अपना जान दे देती है। तो यहीं पे उस अंधविश्वास को उन्होंने दिखाया है। उसके बाद आ जाता है देव इनके बचपन का दोस्त था, और लेकिन ये तो भूल चुके थे, लेकिन इन्हें तब याद आता है जब जेल में ये इससे मिलते हैं, देव से, उसी जेल में जिसमें बेनीपुरी जी बंद रहते थे जेल में, उसी जेल में देव से मिलते हैं। तब उन्हें देव का पूरा जो वर्णन है उसके बचपन का वो पूरा याद आ जाता है, और उसको यहाँ पे उन्होंने यही दिखाया है। उसके बाद है दोस्तों बाल गोविंद भगत। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि ये एक तेली था, ये उनके गांव का एक तेली था, लेकिन जो कि मतलब जाति का तो तेली था, लेकिन जो कर्म करता था इनके बहुत साफ सुथरा रहता था। जैसे उन्होंने लिखा है कि जाति का तो तेली था, लेकिन जो कर्म था उसका एक ब्राह्मण जैसा था, यानी कि वो बहुत साफ सुथरा रहता था। यहीं पे उन्होंने बाल गोविंद के का उन्होंने वर्णन किया है।
उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो भौजी यानी कि इनकी जो बड़े भाई थी उनकी पत्नी को यहाँ पे उन्होंने दिखाया। उनमें अपने भैया की शादी के जो खट्टा मीठा जो अनुभव को उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और बाद में जब इनकी भौजी मर जाती है तो इनके दो बच्चों इनके जो बच्चे रहते हैं, इनको बच्चे बेनीपुरी जी की पत्नी रानी, वहाँ पे उन्होंने चर्चा किया, इनकी पत्नी का नाम रानी था, तो वो रानी ही इसे पालती है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं परमेश्वर इनके ही गाँव का एक आदमी था जो इनसे इनका उतना संबंध नहीं था, लेकिन जब बेनीपुरी जी शहर में रहते थे और जब इन्हें मालूम पता चला कि जो परमेश्वर बीमार है तो ये बहुत ही परेशान हो गए और इन्हें देखने शहर से गांव आए। तो इसलिए तो यहाँ पे उन्होंने इनका ये वर्णन किया। उसके बाद बैजू मामा जो इनके जेल में ही मिले हुए थे, जो कि मतलब बहुत सारे कई गुनाहों के मतलब कितना गलत काम किया था, चोरी वगैरह डकैती में, ये कितनी बार जेल गए थे। और जेल में ये ना हर बार जब जेल जाते थे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए थे, यानी कि जो जेल में जितनी भी हरियाली थी वो बैजू मामा के कारण ही थी। यानी कि जेल के जितना भी जो पेड़ लगाया हुआ था सब ये बैजू मामा ही लगाया था। तो इनसे ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुत ही प्रभावित हो गए। उसके बाद है सुभान खां, ये इनके ही गाँव का एक मुस्लिम आदमी था, जो कि जब हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था तो हम लोग पता है कि हिंदू मुस्लिम में कितना झगड़ा वगैरह होता था। तो यहाँ पे सुभान खां ने और जो मुसलमान का जो था नेता यही बने हुए थे सुभान खां, और उन्होंने कहा था कि पूरी देश में कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम कभी अलग नहीं होगा, एक ही जैसे रहेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है जो अंतिम है बुधिया। ये बुधिया ही इनके गाँव की ही एक लड़की है, और बुधिया का ही इन्होंने बचपन से लेके मतलब ये बुधिया एक लड़की है जो कि खेतों में काम करती है, उसको यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। इसकी बुधिया रजिया की तरह ही बुधिया का भी जीवन को इन्होंने बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक का जिंदगी को यहाँ पे बुधिया में इन्होंने दिखाया है। दोस्तों यहाँ पे 12 जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में जो 12 जो इन्होंने रेखा चित्र लिया है, इसके बारे में डिटेल से मैं कल के वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है, जो मैं कल के अपने नोट से बताऊंगी। दोस्तों आज का मेरा ये प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।